नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज से मां सरस्वती का नाम लेकर के और मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मूल किताबों से जहां सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं सर मूल किताबों से सबसे ज्यादा प्रश्न? राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो मूल किताबों से पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आम जो पढ़ाई होती है उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो सोर्स है वो कई बार कवर नहीं किए जाते। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति जो पूरे पेपर में, जैसे मान लो आप सीईटी का पेपर दे रहे हो, कोई भी जीके का पेपर दे रहे हो, शिक्षक भर्ती का दे रहे हो, 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसमें से 10 से 15 प्रश्न जो ऐसे होंगे जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से आएंगे, जिसमें डायरेक्ट 5 से 7 प्रश्न है वो मूल किताबों से आएंगे। बाकी वाले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसमें से आएंगे। तो ये 5 से 7 प्रश्न अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेवे, और बहुत मात्र 150 पेज की किताब है ये, 150 पेज की, ये अगर रट लेवे एक एक लाइन टू लाइन, एक चीज याद रखना, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। एक एक लाइन को आपको याद करना पड़ेगा, एक सिंगल लाइन आप पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे एनसीईआरटी की आप पढ़ते हो या आरबीएससी की भी आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो मैं लाइन टू लाइन कंटेंट नोट्स यहां पर लेकर आया हूं और एक एक चीज आपको यहां पर बताऊंगा, एक एक चीज बढ़िया तरीके से। आप पहली क्लास में आज आप लोगों का विश्वास और एकदम इतने सारा साथी आज लाइव आए हो, बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों के लिए यहां पर अध्याय 1 को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले देखो, पेशेंस रखना, क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, आगे की क्लासेस कैसे आएगी, सभी का जो इंट्रो इसी क्लास के अंदर दूंगा। आज परिचय पढ़ेंगे। परिचय के अंदर राजस्थान का जो नामकरण वगैरह विशेष रूप से, जैसे ये किताब है, थोड़ा ध्यान से सुनना, घास काटने की मेरी आदत है नहीं और मैं फास्ट इतना नहीं पढ़ाता कि विद्यार्थी को समझ में ना आए। सारे विद्यार्थी मेरे लिए समान है, तो सबको मुझे समझाना है और किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ये किताब है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की, जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिलेबस आप अगर देखोगे तो सिलेबस के अंदर जो पहली लाइन है राजस्थान इतिहास, क्योंकि किताब का नाम है इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली क्लासेस बैक टू बैक जब भी आएगी नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। सुनो, पहले तो इतिहास का परिचय पढ़ेंगे, फिर इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, फिर सभ्यताएं पढ़ेंगे, धातु काल वगैरह ये पढ़ेंगे, फिर सभ्यताएं पढ़ेंगे और फिर आ जाएंगे राजपूतों की जो है राजपूतों की उत्पत्ति, और फिर अलग अलग राजवंश, जैसे हम बात करें गुहिल पढ़ाऊंगा, गुहिलों के बाद में सारे के सारे सबकी एक एक क्लास होगी। जैसे आज राजस्थान के परिचय की क्लास है, अगली क्लास के अंदर आपका सीधा आएगा काल विभाजन, फिर आएगी राजस्थान की सभ्यताएं, फिर आएगा आपका राजवंश, फिर आएगा राजवंश में गुहिल, गुहिल के बाद आपके जो कछवा वगैरह, राठौड़ वगैरह ये सब आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चलेंगे और फिर कल्चर के कुछ टॉपिक है वो हम लेंगे। और तुम लोग है ना यूं हल्के में मत लेना इस क्लास को, फिर से कह रहा हूं, कैसे प्रश्न बनते हैं थोड़ा तुम्हारी आंखें और खोल देता हूं, क्योंकि प्रश्न जिस तरीके से बन रहे हैं, अगर मैं बात करूं इसमें लाइन टू लाइन अगर आप चलो, हर एक लाइन से प्रश्न आया हुआ है। मैं खुद इस किताब को पढ़ता हूं, क्या कौन से नए प्रश्न है इसमें। जब हम पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 27 पे आ जाते हैं, तो यहां पर जो संधि की गई है जोधपुर राज्य के संबंध में, जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष के बाद में, ये संधि की जो 5 शर्तें यहां पर दी गई है, ये लाइन टू लाइन 5 लाइनें दे दी गई थी। इतना कठिन पेपर आया था आरपीएससी का, उसमें विद्यार्थी कहे ये प्रश्न कहां से आ गया सर। ये 5 लाइनें हैं जो यहां पर जो है जो संधि की गई थी विजय सिंह के समय, विजय सिंह और मराठों के बीच में। 6 संधि की शर्तें हैं। कितनी है? 6 शर्तें। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, पेज नंबर मैं 27 पे बताना चाहूंगा तुम लोगों को। संधि की जो शर्तें हैं, अभी 1 महीने पहले पेपर हुआ, उसमें कठिन पेपर जो है कठिन प्रश्न पूछा गया था, है ना। जमादार का पेपर था शायद, है ना, अधीनस्थ बोर्ड का जमादार का पेपर। उसके अंदर खैर वो लाइन तुम देख लेना, ये रहा जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष, ठीक है। अब इसमें ये एक कठिन प्रश्न था जो विद्यार्थी बड़े मतलब ऐसे प्रश्न है ना, ये संधि की शर्तें थी। अजमेर और गढ़ बीटली मराठों के अधिकार में रहेंगे, जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दिए, और वहां ऑप्शन में आपको 75 लाख वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपका स्वागत है। जो 5-7 प्रश्न जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में गलत होते हैं
वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। तैयार हो सभी साथी? बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास को मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज सिर्फ परिचय पढ़ाऊंगा। परिचय में राजस्थान का नामकरण पढ़ाऊंगा और राजस्थान का विभिन्न प्रदेशों के नाम और कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोग भी एक वादा करो कि यस सर, जितने भी बैच हैं, चाहे एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटी, ग्राम विकास अधिकारी, उन सब के लिए हम इंडिया जीके, क्योंकि सिर्फ राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ 10 से 15 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके, राजस्थान जीके के अदर सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस या आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप बैच ज्वाइन करके पढ़ेंगे। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन ऐप के अंदर ही। शुरुआत करें। ले मां सरस्वती का नाम। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ। ये सीरीज पूरी चलेगी, इसमें बहुत सारी क्लासेज आने वाली है और मेरे दिमाग तो ऐसा ही है, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और किस दिन सटक गया तो मैं बड़ी बड़ी किताबें यूट्यूब पे 12-12 घंटे में करा दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग सब खुश हो तो बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इधर आ जाइए। सबसे पहले राजस्थान अस्तित्व में कैसे आया, यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया। राजस्थान अस्तित्व में कब आया तो बात आती है आपके 30 मार्च 1949। कब आता है? 30, जैसे मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाता हूं ऐप के अंदर, वैसे पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं ये कुछ मैप लाया हूं जहां पर आपको परिचय वगैरह सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, लिख करके। और फिर हम जो लाइन टू लाइन है वो राजस्थान के परिचय को लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे। कैसा ये तरीका? बढ़िया है, ये तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को? पहले मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। और लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई सी भी लाइन से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ओके, तो 30 मार्च 1949 की बात है। कब की बात है? 30 मार्च 1949 की बात है, जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। चौथा चरण एकीकरण का होता है जिसका नाम है वृहद राजस्थान। क्या नाम है? वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें। कौन सी 4 बड़ी रियासतें सर? जजो जैबी, ज से जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जजो जैबी, इसको याद रखो। 4 बड़ी रियासतें इस एकीकरण के चौथे चरण में यहां पर शामिल होती हैं, ठीक है। 4 रियासतें, पहले 9 हो चुकी थी और उसके बाद में हम बात करें 4 रियासतें और मिल जाती है जो बड़ी थी। इनके मिल जाने के बाद राजस्थान है वो अस्तित्व में आ ही जाता है। उस समय का राजस्थान का एक बड़ा आकार बन जाता है। उसके अलावा अन्य रियासतें भी हो चुकी थी, बाकी थोड़ी छोटी मोटी रियासतें जो थी आगे वाले चरण के अंदर मिलती गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 एकीकरण के चौथे चरण के अंदर मिलती हैं और इसी दिन राजस्थान अस्तित्व में आता है। राजस्थान नाम से, जो राजस्थान नाम जो हम आज कहते हैं, और इसी दिन को 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह प्रश्न 2 महीने पहले ही वापस एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान कब अस्तित्व में आया, और वहां पर डेट 1 नवंबर 1956 भी दी हुई थी, 30 मार्च 1949 भी दी हुई थी। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो, जुड़े हो सभी साथी। सेकंड ग्रेड के बैच लेंगे तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? एग्जाम तक और 1 साल। आज ज्वाइन करते हो तो 1 साल तक और एग्जाम तक। चिंता मत करो, मैं व्यापारी नहीं हूं, दिल से शिक्षक हूं और हमेशा शिक्षक ही रहूंगा। 1000 रुपए में सारे कोर्स दे देता हूं, पूरा साल पढ़ाता हूं और वैलिडिटी खत्म भी हो जाती है तो भी बढ़ा देता हूं। जीव का बड़ा आदमी हूं, तो टेंशन न लिया करो, पढ़ो बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान अस्तित्व में कब आया? पहली लाइन आरबीएससी की पुस्तक में लिखी हुई है, जिसको मैंने समझा दिया है। अब अगला जो प्रश्न जो अगली लाइनें आती है, राजस्थान का नामकरण, यह भी पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि राजस्थान का नामकरण कब हुआ। देखो, एक तो 1800 ईस्वी के अंदर, एक डेट याद रखनी है 1800 ईस्वी की, एक याद रखना है आपका 1805 ईस्वी की डेट याद रखनी है। ये आरबीएससी की बुक में 1805 वाला नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1829 तो इसमें दिया हुआ है आरबीएससी की बुक में। लेकिन विद्यार्थी वर्ग आप लोग परेशान ना हो, आप जो जीके पढ़ रहे हो आधे से ज्यादा प्रश्न उसी में से आने हैं, लेकिन जो प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं वो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा।
ठीक है, चाहे वो थानेदार का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो। आज तो बड़े खुश लग रहे हैं, कल से ही बड़े मैसेज भेज रहे हैं, अरे वाह सर ये वो, बड़े लखनऊ के लाडे हो तुम लोग। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, देखो राजस्थान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, राजपुताना, है ना। क्या किया था, राजपुताना। राजस्थान की भूमि के लिए राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था, राजपुताना शब्द। अब ये राजपुताना शब्द क्यों दिया गया, मैं ये भी आपको थोड़ा समझाऊंगा, कई बार आरबीएससी की किताबों में इतना नहीं समझाया जाता है, तो मैं यहां पर समझा दूंगा। राजस्थान शब्द ये मौखिक प्रयोग किया गया था, केवल मुंह से बोल करके लिखित प्रयोग नहीं था, ये मौखिक प्रयोग किया गया था, और ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान की इस जमीन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था राजपुताना। अभी बात करते हैं कि इसको राजपुताना ही क्यों कहा गया, बात करते हैं। तो थॉमस, है ना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा, जब मैं ऐप में पढ़ाता हूं ना, तो भाई इसी तरीके से एक एक चीज हाथ से लिख के पढ़ाता हूं, ठीक है, वही तरीका है बस। यहां पर जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द इस्तेमाल किया गया, वो भी मौखिक प्रयोग पहली बार। तो जो तो मौखिक प्रयोग, इसका अगर इसने लिखित प्रयोग कर दिया होता तो आज इसका नाम होता कि बोले कि भाई राजस्थान के लिए जो मौखिक और लिखित प्रयोग किसने किया, कि जॉर्ज थॉमस ने किया। अब इसने तो लिखा नहीं, तुम लोगों को भी कहता हूं कि माइंड मैप का बैच ज्वाइन करके लिखा करो एक एक नोट्स, है ना। तो 100 कहता है ना कि 100 बकिया एक लिखिया, 100 बकिया मतलब बोलना, एक लिखिया मतलब लिखना, लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। तो मौखिक प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया, राजपुताना। बात आती है 1805 ईस्वी की, इसी का ही एक भाई अंग्रेज ब्रिटिश नाम हम बात करते हैं राजस्थान के लिए, जो राजपुताना शब्द का हम बात करें, ये जो शब्द है आपका राजपुताना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपुताना शब्द की बात करें, उस राजपुताने शब्द का, राजपुताना का लिखित प्रयोग, ये तो मौखिक प्रयोग था, लेकिन इसने लिखित प्रयोग किया है। और ये लिखित प्रयोग किसने किया है भाई साहब, लिखित प्रयोग किया है सर विलियम फ्रैंकलिन। बहुत बढ़िया, विलियम फ्रैंकलिन का नाम याद रखना, विलियम फ्रैंकलिन। अब ये विलियम फ्रैंकलिन जो है, इसने आप राजस्थान के लिए एक लिखित शब्द प्रयोग राजपुताना, उसको लिखित रूप में प्रयोग किया है। मौखिक प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। अच्छा, इसकी किताब थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या किताब थी, चलो बुक का नाम भी लिख लो, बुक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस बुक के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने पहली बार इस राजस्थान शब्द के लिए राजपुताना शब्द का लिखित प्रयोग किया। विलियम फ्रैंकलिन ने मौखिक शब्द प्रयोग किया, आपके जॉर्ज थॉमस ने, ये आरबीएससी की बुक में दिया गया है। आगे बात करते हैं भाई साहब, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। 1829 ईस्वी की बात आती है, जब कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने, कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक, कर्नल जेम्स टॉड ने जो राजस्थान शब्द दिया, कौन सा शब्द दिया, जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। अपनी ये किताब है, क्या है इनकी किताब का नाम, इनकी किताब का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के अंदर इस कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजपुताने को राजस्थान कहा है। तो राजस्थान 1829 से पहले कोई नहीं जानता था कि राजस्थान क्या है। जॉर्ज, ये आपका कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने 1829 में जाकर पहली बार आपके इसके लिए राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। पहले राजपुताना कहा जाता था, क्यों कहा जाता था राजपुताना, अभी बात करते हैं, ठीक है। पहले इनकी किताब का नाम पढ़ लेते हैं, एनाल, थोड़ा याद करना नए विद्यार्थी जिनको नहीं आता है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, क्वी बड़ी आएगी, एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो, है ना, सारे दिन टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस, ताकि पर दिमाग थोड़ा प्रोडक्टिव बनता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस बुक के अंदर, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ के अंदर राजपुताने के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग 1829 कर्नल जेम्स टॉड, उससे पहले मौखिक प्रयोग थॉमस, उसके बाद में लिखित प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन, ये पहला पैराग्राफ है। और 30 मार्च 1949 राजस्थान नाम सर्वसम्मति से रखा गया था। ये जो वर्तमान की बात करें 30 मार्च 1949 हम बात करते हैं, सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया, राजस्थान नाम रखा गया, और वो भी सर्वसम्मति से। एक लाइन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कैसा प्रश्न बना देवे पता नहीं चलता है। तो सर्वसम्मति से पहली बार सबसे मॉडर्न, वर्तमान सबसे नजदीक अगर हम बात करें तो ये 1949 के अंदर है। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी देखें तो 1800, 1805 और 1829। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही किताब में आगे बढ़ते हैं, किताब के अंदर अगला जो दूसरा पैराग्राफ आता है, उस दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि जो राजस्थान शब्द है, पहले तो मैं थोड़ा राजस्थान शब्द की हिस्ट्री बता देता हूं कि ये राजस्थान शब्द ये क्यों पड़ा, या ये राजपुताना क्यों कहा गया, राजस्थान को राजपुताना क्यों कहा गया। राजपुताने शब्द की हिस्ट्री जाने थोड़ी सी। राजपुताना क्यों कहा गया, क्योंकि 16 राजपूत रियासतें थी, 16 तो राजपूत रियासतें थी, और 16 राजपूत रियासतें थी। और इसके अलावा हम बात करें, एक मुस्लिम रियासत थी और 2 जाट रियासतें थी, 2 जाट रियासतें। और 2 जाट रियासतों के अंदर कौन सी थी, अपने पूर्वी राजस्थान वाली जो भरतपुर और धौलपुर है ना, भरतपुर और धौलपुर, तो भरतपुर और धौलपुर के जाट थे, ये 2 रियासतें, ठीक है। ये तो 2 जाट रियासतें थी, बाकी 16 राजपूतों की रियासत थी। अब राजपूतों के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, तो हम अलग अलग मेवाड़, मारवाड़, इधर कछवा वगैरह सबकी रियासतें अगर देखें, यादव क्या इधर भाटियों की रियासतें वगैरह सब, ये सब मिला करके, चौहान वगैरह मिला के देखें तो कितनी रियासतें हो जाती है, 16। और 2 जाटों की रियासतें, और एक है वो आपकी मुस्लिम रियासत थी, एक आपकी मुस्लिम रियासत, तो उसका नाम था टोंक, एक मुस्लिम रियासत जो कि आपकी टोंक की थी, और 3 आपके ठिकाने थे, ठीक है। इन सब को मिला करके राजस्थान का एकीकरण किया गया, और वर्तमान राजस्थान है वो आपका अस्तित्व में आता है। और राजस्थान के अंदर राजपूतों की सबसे ज्यादा रियासतें थी, इस वजह से ये जो नामकरण पड़ा राजस्थान का, राजपुताना नाम इसी वजह से पड़ा। आगे बात समझ में? ओके। अब अगला जो प्रश्न आता है इसी आरबीएससी की बुक के अंदर, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, टोटल 19 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए। 19 रियासतों के अंदर आपने देखा कि 16 राजपूतों की, और जो 2 है वो आपकी जाटों की, एक मुस्लिम रियासत थी। तो राजपुताना नाम क्यों पड़ा मैंने वो बताया है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में ये कहा गया है कि राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। क्या नाम मिलते हैं? अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। संजय कह रहे मेरा फोन गिर गया रिद्धि सिद्धि सौरे पे, तो भाई संजय रो फोन कि नहीं मिले तो संजय को कॉल कर देना, रिद्धि सिद्धि पे मिला हुआ है, पड़ा हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, किसी को मिला तो मैं संजय मेरे को व्हाट्सएप कर देगा। भाई बच्चे का फोन बहुत कीमती है ना, 10-15 हज़ार का भी लाया होगा तो उसके लिए तो है ना। अभी पटवारी में जो टॉपर बने थे, टॉपर को जब मैंने आईफोन गिफ्ट किया था तो टॉपर ने ये कहा कि सर फोन टूटा फूटा था, बड़ी मेहरबानी हुई आपने आईफोन दे दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, तुमने एग्जाम टॉप किया इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। तो जो बैच में पढ़ता है उसको मैं आईफोन तो देता ही देता हूँ, ठीक है, जो टॉप करता है। विद्यार्थी के लिए फ़ोन वो 3-3, 4-4, 5-5 साल चलता है, ठीक है। तो बढ़िया, थोड़ा इस भाई का सपोर्ट करना है इसका भी। चलो ठीक है, चलो इकलौता फ़ोन था, कोई बात नहीं बेटा, रो मत, कमेंट बॉक्स में रो रहा है, मान जानता हूँ तुम्हारा तकलीफ दर्द। इधर आ जाओ, सब सपोर्ट करो एक दूसरे को। राजस्थान के
विभिन्न प्रदेशों के नाम। राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के अगर नामों की बात करते हैं, एक प्रश्न जो सेकंड पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के नाम जो है वहां निवास करने वाली जातियों के ऊपर इनका नाम है, वो तो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। तो हम ये कहते हैं, किताब आपके पास हो तो उसको जरूर देखें, कि यहां पर जो अलग अलग जो नाम है वो अलग अलग क्षेत्रों के जातियों के ऊपर आधारित है ना। जो नामकरण है, प्राचीन नाम जो हम बात करें वो निवास करने वाली जातियों के ऊपर आधारित है, निवास करने वाली जातियों के नाम पर। तो निवास करने वाली जो जातियां हैं उनके नाम पर यहां नामकरण रखे गए। एक प्रश्न पहले ही पैराग्राफ के अंदर यह मिलता है, दो मिलते हैं, कि ऋग्वेद के अंदर कौन से नाम मिलते हैं, और दूसरा यह है कि महाभारत काल के अंदर कौन से जनपदों के नाम मिलते हैं। और यह प्रश्न अभी तक आया नहीं है, आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। ऋग्वेद के अंदर जो नाम मिलते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर जो नाम मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं आपके मरु प्रदेश का, धन्व प्रदेश, जांगल प्रदेश, मत्स्य प्रदेश और सूरसेन प्रदेश। अब इसमें भी ये सूरसेन वाला हो गया, याद रखिएगा, सूरसेन और मत्स्य ये दोनों आपके, याद रखिएगा, सूरसेन और मत्स्य की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, सेकंड पैराग्राफ का सार बता रहा हूं, ये आपके महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। अब ये बच्चों को क्या है, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि पढ़, किताब तो तुम लोगों के पास में भी है, लेकिन गुरुजी जब ऑडियो वीडियो माध्यम से पढ़ाते हैं ना, तो पूरी किताब है वो दिमाग में छप जाती है, और ऐसे मैप बना करके माइंड मैप बना दिया जाए तो लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए तो तुम मेरे पास आते हो, बाकी मैं कौन सा ऋतिक रोशन दिखता हूं। तो यहां पर महाभारत के अंदर मत्स्य और सूरसेन जनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मत्स्य और सूरसेन कौन से, ये वाले, ठीक बात। तो मत्स्य सूरसेन महाजनपद का, ये महाभारत काल के अंदर। बाकी ये पश्चिमी राजस्थान वाले मरु, धन्व प्रदेश, जांगल प्रदेश, तीन तो ये नाम याद रखना आपके, मरु, धन्व, धन्व मतलब दोहरा वाला देश, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पश्चिमी राजस्थान, आप लोग कहोगे कि आपके पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। अरे सर, इस तरीके से तो मैंने किताब को पढ़ा ही नहीं था, तो पढ़ना पड़ेगा। आज के टाइम में प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, ऋग्वेद में इनके नाम मिलते हैं, और महाभारत काल के अंदर मत्स्य और सूरसेन का नाम मिलता है। ऋग्वेद में भी इनका नाम मिलता है। ऋग्वेद में मरु, धन्व और जांगल, तीन अन्य के भी नाम मिलते हैं मत्स्य और सूरसेन के साथ। याद हो गया? हाँ, लखनौरा लाडा कटराई। चलो, घनी चौकी बात है, मैंने घनी खुशी हुई कि था लोगों ने याद हो रही है, बहुत आनंद आवे है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। जन देखो कि आपके विभिन्न जो जातियां इस क्षेत्र में निवास करती थी, उन जातियों के नाम पर इस क्षेत्रों के नाम रखे गए। उनमें आपका जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले मरु और धान्व। ऋग्वेद में जितने भी नाम है उसके बाद में ये जो मरु और धान्व का उल्लेख आता है, सीधा अगले जो लाइनों में मरु और धान्व का उल्लेख आता है। मरु और धान्व जो है ये दोनों ही एक अर्थ में प्रयोग हुआ है, और आपकी इस किताब में कहा गया है मरु और धान्व का प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए प्रयोग किया गया। अब यह प्रश्न अगर पेपर में छप जाए और मैं प्रूफ दिखा दूं तो फिर आश्चर्य मत करना कि जोधपुर संभाग हेतु आपके जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो मरु प्रदेश, धान्व प्रदेश, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बाकी ऋग्वेद में मरु, धान्व, जंगल और मत्स्य, सूरसेन का उल्लेख मिलता ही मिलता है। इस क्षेत्र को मरु कांतार कहा गया, मरुवार कहा गया, अनेक नाम मिलके यहां पर हमें मिलते हैं। इस क्षेत्र के अनेक नाम मिलते हैं। क्या क्या नाम मिलते हैं? इस क्षेत्र के हमें अनेक नाम मिलते हैं। मरु, मरुवार, मरु कांतार, मरु, मरु, मरुवार, मरु कांतार, मारवाड़। अब ये जो नाम है वो इसी मारवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है। ये सब आपकी इस किताब में लिखा हुआ है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। ऐड करने को मैं दुनिया भर की चीजें ऐड कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम में सीधे यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस मरुस्थली क्षेत्र यानी इस जोधपुर क्षेत्र के लिए मरु और दानव शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, और इसके नामों का जो विकास क्रम है
पहले सर्वप्रथम इसके लिए किस नाम का इस्तेमाल किया गया है? सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए आपका मरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे समय आगे बीता, समय आगे बढ़ता गया, फिर इसको मरुवार कहा गया। किस नाम से जाना गया? मरुवार। तो आपसे पूछ सकते हैं मरुवार किसके लिए? फिर इसी क्षेत्र को मरुकांतार कहा गया। फिर आज हम इस टाइम वर्तमान समय में मध्यकाल से इसको मारवाड़ के नाम से जानते हैं। कांतार का मतलब क्या होता है? जंगल। मरु मतलब एकदम रेगिस्तानी क्षेत्र। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए मरु कांतार भी है, मरुवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, मरु भी है, धनव प्रदेश भी है। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कहा गया है कि जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश जहां शमी, कैर और पीलू हुआ करते थे। कौन से पेड़ हुआ करते थे? शमी, कैर और पीलू। जो जाड़ होती है, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में उसके छोटे छोटे पिल्लू लगते हैं, और गर्मियों के टाइम में पिल्लू पकते हैं तो उसका खाने का आनंद ही अलग होता है। छोटे छोटे से होते हैं पीले कलर के। किस किस ने पिल्लू खाए ये बता दो। और परीक्षा में बाकायदे राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आप पढ़ रहे हो, सीधा सा प्रश्न आएगा, पिल्लू क्या है? पिल्लू क्या है? समी है तो खेजड़ी का पेड़ है, समी है तो खेजड़ी है। और आरबीएससी की मूल किताबें तो कभी पढ़ी नहीं, तो फिर कैसे मामला बैठेगा? पिल्लू है वो बाड़मेर साइड, बीकानेर, जैसलमेर साइड जाओगे तो वहां दिखेंगे, या कोई जाड़ का पेड़ हो आपके घर तो उसमें पिल्लू लगते हैं। पिल्लू खाए हुए? नहीं खाए हुए? अरे फिर तो मामला गड़बड़ है। जैन जी हो ना, सब 2005 या 2000 की बाद की पैदाइश हो, 1990 से 2000 1999 के बीच की कोई पैदाइश हो तो उसको पता होगा। पिल्लू खाए हुए? जाड़ का वृक्ष, जाड़ का वृक्ष जानते हो? मैंने नहीं खाया सर। कोई बात नहीं मोनिका, छोटे बच्चे हो ना इसलिए। पिल्लू का, जाड़ का पेड़ मम्मी पापा से पूछा करो, वो बता देंगे। तो जाड़ का पेड़ जहां है, जहां आपके कैर है, शमी है, वो जांगल प्रदेश की निशानी है, ऐसा हमारी इस किताब में कहा गया है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो आपके जांगल प्रदेश के नाम से जाना गया। कौन सा क्षेत्र? एक तो यहाँ का नागौर हो गया, और इधर वाला हम बात करें बीकानेर, ठीक है। तो नागौर और बीकानेर, वैसे ये पूरा मैं लाइन टू लाइन वापस से फटाफट रिवीजन कराऊंगा, फटाफट रिवीजन करूंगा, क्यों चिंता करते हो? एक एक लाइन का मैं रिवीजन करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तो मैं अपनी तरीके से करा रहा हूं, है ना। ये तो मदन सर का स्टाइल है कि मैप के माध्यम से आपको माइंड में मैप बना के याद करवा रहा हूं, तो लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। तो मरु कांतार, हमने इस एक प्रदेश की बात की सबसे पहले, मारवाड़ क्षेत्र की बात की, फिर हमने इस जांगल प्रदेश की बात की कि आज जो आप राजस्थान देखते हो वो राजस्थान नहीं है। और बहुत बढ़िया मनीषा कह रही है कि जसनातियों के लिए पवित्र पेड़ है जाल का पेड़। बहुत बढ़िया, शाबाश। जसनाती इसको पूछते हैं, वो तो हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं तब सब पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, लेकिन आरबीएससी की किताबों से प्रश्न आ रहे हैं, क्या करें अब, है ना। ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक कोई, ए छोटी पतली किताबें पढ़ लो तुरंत सिलेक्शन हो। हिस्ट्री कल्चर मेरी जिम्मेदारी है, बाकी के सब्जेक्ट तुम कवर कर लेना ऐप के अंदर पढ़ के। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हमेशा ढाल बन के खड़ा रहेगा, ठीक है ना। मुझे अपना मानते हो कि नहीं मानते हो ये बताओ पहले तो, है कि मैं थान लोगों ने खारो लागू। चलो, जांगल प्रदेश, नागौर, बीकानेर, और नागौर बीकानेर थोड़ा चूरू का भी भाग, तो ये वाला क्षेत्र है वो जांगल था, ये मरु कांतार था, ऐसा उल्लेख आपकी इस किताब के अंदर मिलता है। अगला प्रश्न, खैर बढ़िया तरीके से हमने कवर किया इसको। अगली लाइन के अंदर यह लिखा हुआ है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश और शूरसेन प्रदेश, इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। रे किस में मिलता है? महाभारत में। महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है दो जनपदों का, वो मिलता है, एक तो आपका मत्स्य प्रदेश है, एक आपका शूरसेन प्रदेश है। अब होशियारी नहीं करनी, आरबीएससी की किताब में होशियारी नहीं करनी कि गुरुजी मार्क ने तो इन्होंने बढ़िया बढ़िया नोट्स पढ़िया है, तो बेटा 100 अकल सड़ी पड़ी, 10 अकल दड़ी पड़ी, एक अकल काम आती है। सीधी सी बात है, आरबीएससी की किताबों से प्रश्न आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तुम दुनिया भर के नोट्स लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा, देसी घी नहीं खाया तो क्या खाया। मजा आ रहा है तुम लोगों को भी, बड़े आनंदित हो रहे हो, है ऐसा ही प्यार बरसाते रहे और बाकी सब्जेक्ट जो है ऐप से पढ़ते रहे, तब तो मैं बैक टू बैक हिस्ट्री कल्चर की पूरी किताब कराऊंगा, 9वीं वाली कराऊंगा,
जैन और माली वाली किताब कराऊंगा, है ना। मेरा अब दिमाग थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए सटक गया है, ठीक है। कहाँ गई जैन और माली वाली किताब? इस किताब को भी खोल के रख दूंगा, पूरा करा दूं। ये लो, जैन और माली वाली किताब करवा दूं पूरी। हाँ, बहुत अच्छी किताब है, तो करवा दूंगा। मेरा क्या है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा करवाता जाऊंगा। हिस्ट्री कल्चर में कठिन प्रश्न आते हैं, डेफिनेटली बहुत कठिन प्रश्न आते हैं। ये जैन और माली वाली किताब है। वैसे इसमें ज्यादा कोई ठीक मतलब कोई कठिन प्रश्न आया तो पहले आरबीएससी में से, फिर इसमें से आ जाएगा, ठीक है। अरे वीडियो को लाइक तो कर दो, कमेंट बॉक्स में ऐसे तो कर दो यस सर, करवा दो। हिस्ट्री कल्चर मेरी जिम्मेदारी, अदर सब्जेक्ट तुम पढ़ लेना बैच में से। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो तो मेरे से आके मिलना। पूरी पढ़ोगे क्या? पूरी पढ़ूंगा बेटा, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, हिस्ट्री और कल्चर वो मेरी जिम्मेदारी। ये मत समझ लेना कि ये पढ़ लिए तो सर नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने में मैं सहयोग करूंगा। 5 नंबर से जहां तुम कट ऑफ से बाहर होगे वहां मैं सहयोग करूंगा। बाकी तो तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा बैच, है ना। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जीके के 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कौन समझाएगा फिर? खैर, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की तो किताब है ये। क्या लिखा हुआ नीचे? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, बड़ी बात कर रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है? हिंदी ग्रंथ अकादमी लिखा हुआ है ना। सारी करवा दूंगा, चिंता ही मत करो। अब मेरे को देख देख यूट्यूब पे कई लोग स्टार्ट कर देंगे, देख लेना। ओके, आ जाओ। तो मत्स्य प्रदेश और सूरसेन, इसका उल्लेख कहां मिलता है? आपके महाभारत के अंदर मिलता है, ठीक बात। मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जयपुर ये रहा, अलवर ये रहा और भरतपुर वाला ये रहा। अच्छा, हम कहेंगे वर्तमान में कौन से आते हैं जो आरबीएससी की किताब में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें कोटपुतली, बहरोड और ऐड कर लो। कोटपुतली, बहरोड भी ऐड कर लीजिए। 3 के अलावा चौथा जिला ये ऐड कर लेवे कि नहीं कर लेवे, ये बता दो, क्योंकि 41 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं सर। बुक से पढ़, दोनों पढ़ो, ठीक है। चौथा ये जिला ऐड कर लो, ठीक है। 1, 2, 3, चौथा जिला कोटपुतली, बहरोड। 5वां जिला मैं डीग का ऐड करूंगा, डीग 5वां जिला। ये 5 जिले हो गए सर। हम तो आज तक इतना ही पढ़ते आए थे कि 3 जिले ही हैं। नहीं, वर्तमान नवीन जिलों के हिसाब से मैं नया हिस्ट्री कल्चर स्टार्ट कर चुका हूं, तुम लोग टेंशन मत लेना। तो मत्स्य प्रदेश को मैंने पूरा बता दिया। विराटनगर इसकी राजधानी थी। महाजनपद काल, ये जो महाभारत काल है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी? बोलो मेरे साथ साथ। हाँ लोगों, सिर्फ हमारी क्लास देखनी है और मैं सब कुछ याद करवा दूंगा। किताबों से याद नहीं होता, किताबें बोलती नहीं है। टीचर ऑडियो वीडियो माध्यम से पढ़ाते हैं तो याद होता है। हमने कहा मत्स्य जनपद 5 जिले, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, कोटपुतली, बहरोड। राजधानी कौन सी? विराटनगर। किसमें उल्लेख मिलता है? महाभारत काल में सर। अच्छा, महाभारत काल में हम बात करें तो महाभारत काल में शूरसेन का भी उल्लेख मिलता है और बाकायदा ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वापस से पूछे जाएंगे। और अभी तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था राजस्थान का नामकरण वगैरह और जो आपका मरु प्रदेश है, जांगल प्रदेश है, इनके प्रश्न भी एग्जाम में आ चुके हैं। एक एक लाइन से प्रश्न आ रहे हैं। एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? ओके, शाबाश, घनी चौकी बात है। तो पहली क्लास पढ़ लो, रिवीजन कर लो। उन्हें जस्ट बाद में 1-2 दिन रिमाए आप लोगों के लिए अगली क्लास आ जाएगी। इतिहास का काल विभाजन, फिर जनपद, फिर सभ्यताएं और फिर राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति और 6ठी क्लास सीधा ही गुहिल राजवंश। राजवंश 5-7 करूंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की ओर चल लेंगे। ऐसे ही तो पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। नए बच्चों को पता नहीं हो तो बता दूं, ठीक है। फिर आगे मॉडर्न मध्यकाल उसमें चलेंगे। सूरसेन, इसका भी उल्लेख हमें महाजनपद काल में महाभारत काल में मिलता है। और हम बात करें इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते थे, तो सूरसेन क्षेत्र में आपका भरतपुर, धौलपुर और आपका करौली का क्षेत्र। हम बात करें भरतपुर, धौलपुर और करौली सूरसेन क्षेत्र के अंदर।
सूरसेन क्षेत्र, इसको मैं थोड़ा सा पीले कलर से, भरतपुर वाला, धौलपुर वाला, करौली वाला, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये जो 3 क्षेत्र है ना, ये सूरसेन के अंदर आते हैं। चलो लिखवा देता हूं। सूरसेन में आता है एक तो आपका भरतपुर का क्षेत्र, और भरतपुर का वो क्षेत्र जो यूपी के मथुरा से सटा हुआ है, यूपी के मथुरा से सटा हुआ है, वो वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है। मतलब उसका जो बॉर्डर इलाका है वो मथुरा से सटा हुआ भरतपुर वाला, पूर्वी भरतपुर वाला, पूर्वी भरतपुर कहोगे, विशुद्ध रूप से सूरसेन है। फिर आता है इसके अंदर करौली, डांग की रानी करौली, और इसके साथ आता है आपका धौलपुर। क्या आता है? धौलपुर। मैंने पहले सोचा, मैंने कहा यार आज की क्लास में मैं सभ्यता ही करवा देता हूं, फिर मैंने कहा मेरी स्पीड तो करवाने की है, लेकिन हर विद्यार्थी इतनी कैपेसिटी वाला थोड़ी होगा कि सभ्यताएं भी पढ़ ले और ये भी पढ़ ले। तो फिर मैंने कहा आज राजस्थान के नामकरण तक ही चलूंगा, फिर इतिहास का काल विभाजन, फिर जनपद, और फिर एक एक सभ्यता। ये आइडिया अच्छा है, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा यूट्यूब पर। क्या कहते हैं पब्लिक, बता दो। ऐसे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अनमाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए जन फल होए। एकदम डाकी की तरफ पेट भर के खा ले, भूख मिटती है क्या? ना, थोड़ा थोड़ा खाने से वो वाली बात है। जापान के लोग पूरा पेट भर के नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, 100 साल जीते हैं। नोट्स ये दोगे या पैनल पीडीएफ दोगे? मैं दोनों ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रिंट आउट सिर्फ और सिर्फ मैं जो A4 साइज के नोट्स दूं उसका निकालना, और उसके नोट्स में एक साथ में दूंगा। कौन से नोट्स दोगे सर? देखो मैं पहला अध्याय पूरा दूंगा। पहले अध्याय के अंदर क्या है? पहले अध्याय के अंदर राजस्थान के इतिहास का परिचय पूरा है। तो मतलब कहने का मतलब है राजवंश, सभ्यताएं, राजस्थान का परिचय, सब कुछ दूंगा। दूसरा जो टॉपिक है संत और लोक देवताएं, तो संत और लोक देवता का अलग से A4 साइज के नोट्स दूंगा। अच्छा, जब नोट्स दूंगा तो बीच में मेरे ये जो है ना, ये कटिंग भी डाल डाल के दूंगा। स्नेह स्नेह पढ़ाओ सर। हाँ भाई, घणो ही संस्कृत में बोल रहे, लखनऊ और लाडो, स्नेह स्नेह। तो दो मैंने ये चीज बताई, धीरे धीरे पढ़ो, नित बड़ी है। मारवाड़ में कहे कि रोजाना काम करो। पिताजी क्या करते हैं कि रोजाना काम करो, धीरे धीरे, रोजाना का रोजाना। और नित बड़ी है कि पूरे साल भर में इतना पढ़ लोगे कि कोई नहीं पढ़ पाएगा। कछुआ चाल चलो, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मत्स्य जनपद पढ़ा, सूरसेन पढ़ा, दोनों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर और आपका भरतपुर मिलता है, 2 नए जिले ऐड कर दिए। और सूरसेन में करौली, धौलपुर और भरतपुर है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, हमें कुछ और नाम भी यहां पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या नाम मिलते हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। बस अगले 5 मिनट में सारा कुछ मैं यहां पर करवा दूंगा, ठीक है। चलो एक बार के लिए थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैप कॉपी करके पीछे वाला मैप डिलीट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला मैं हटा रहा हूं। एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले तो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद ही आनंद गुरुजी, आनंद ही आनंद। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा क्या है, अपने मैप और काम आ जाएंगे। चलो, और किताब में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें और प्रश्न मिलते हैं जो एग्जाम में आने लायक है। सर बुक कितने की है? बुक तो मात्र कितने की होगी यार, 50-100 रुपए की होगी लास्ट। बुक आपको लाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ पढ़ लिया करो। लाने की इच्छा है तो ले आना, 50-100 रुपए की होगी। 150 पेज है इसमें, है ना। पहले मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर मेरी कभी सटक गया तो मैं 12 घंटे के अंदर एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, मुक्त जबानी याद करा दूंगा सब कुछ। एक उल्लेख मिलता है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, विद्यार्थी कई बार गलती कर देते हैं। अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे, मैं अलग से लिखवाना चाहूंगा, निवास करने वाली जातियों के आधार पर। क्या है सर, ये तो छोटी छोटी लाइन है, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हो इनको? अगर ऐसा ख्याल मन में आ रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बना सकता है। तो निवास करने वाली जातियों के आधार पर, निवास करने वाली जातियों के आधार पर राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों का जो नामकरण है वो क्या है सर? वो है क्या है सर?
वो तो ये है आपके मरु कांतार वाला हो गया, मरु जांगल प्रदेश, या जो मैंने मत्स्य सूरसेन वाला वो पढ़ाए थे वो थे। अभी जो मैं ये मालव सीवी वगैरह ये नहीं पढ़ा है मैंने, ये आगे पढ़ाऊंगा, ये तो मैप है खाली। और सूरसेन मत्स्य वाले ये निवास करने वाली जातियों के आधार पर है। अब जो बढ़ाऊंगा वो है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित प्रदेश। ये है प्रश्न, है ना, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। अगला प्रश्न स्टार्ट होता है कि ये पीडीएफ तुम्हारे फोन में सेव रहनी चाहिए भाई, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों के नाम रखे गए हैं हम उनकी बात करेंगे, और उनमें जो पहला है वो है कांठल प्रदेश। अब परीक्षा में प्रश्न यह आएगा, निम्न में से कौन सा नाम राजस्थान में निवास करने वाली जातियों पर आधारित नाम नहीं है? कांठल, मत्स्य, सूरसेन, मरुवार। कहोगे सर ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये कहां से आ गया? ये इस किताब के अंदर पहली लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन लिखी है भौगोलिक विशेष, तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन लिखी हुई है, भूगोल की विशेषताओं के आधार पर नदी, पहाड़, झीलें, उनके बेस पे उनका जो नामकरण किया गया है वो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी मेरे लाला। ये देखो इस वीडियो के नीचे ये देखो ब्लैक कलर में लिंक पिन किया हुआ है, फटाफट जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, फ्री में मिलेगी। अब भूगोल की विशेषताओं के आधार पर, जैसे पहला नाम है आपका कौन सा? कांठल प्रदेश। कौन सा नाम है? भूगोल की विशेषताओं के आधार पर पहला नाम है कांठल प्रदेश। सर कांठल, हाँ ये भौगोलिक नाम है। कांठल वाला प्रश्न भी एग्जाम में आता है और आगे नए नए तरह के प्रश्न आते जाएंगे। कांठल की जब हम बात करते हैं, माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो प्रतापगढ़ तक का भूभाग है, जब हम बात करते हैं माही ऐसे चलती है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर को काटती है, तो जो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो ये क्षेत्र है, माही नदी का क्षेत्र, इसे हम कांठल कहेंगे। ठीक है, याद रखना है, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग, ठीक है। कांठल किसे कहेंगे? माही नदी का बहाव क्षेत्र। और माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है कहां पर सर? प्रतापगढ़ में। माही नदी का बहाव क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। बस इतना याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भौगोलिक नाम है, नदी के आधार पर, नदी के बेस पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी इसके अलावा दुनिया भर की चीजें पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर दुनिया भर की चीजें अगर पढ़नी है तो वो ऐप के अंदर मैंने पढ़ा रखी है, तो वहां आप जाके पढ़ो। यहां वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनर सीधा सीधा उठाएगा एग्जाम में। यहां मैं दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ूंगा, यहां सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की इस बुक का सॉल्यूशन है, जो इस बुक में दे रखा है वो सब कुछ आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, ओके। चलो, दुनिया भर की चीजें मुझे पता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके आउट भी हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आ रही है। एग्जामिनर सिर्फ इसमें से ही प्रश्न पूछ रहा है, क्या करें? तो मैं वही चीज पढ़ूंगा जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, माही नदी के कांठे पर स्थित है। कांठा मतलब किनारे, इसे मतलब माही नदी के कांटे पर स्थित है। माही के कांठे यानी कि माही का जो किनारा है उस पर स्थित होने के कारण इसे कांठल प्रदेश कहा गया। माही के कांठे पर स्थित होने के कारण इसे कांठल प्रदेश कहा गया। एक और नाम मिलता है छप्पन। छप्पन का मैदान, यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है ना। नाम आसपास का करेंगे तो बहुत दुनिया भर की चीजें हो जाएगी, और मैं इतना कहूंगा कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बाकी तो तुमको मैं पूरा ऐप के अंदर हिस्ट्री की 150 से ज्यादा क्लास कराता हूँ, हिस्ट्री की 150 से 200 क्लास, वो ऐप में पढ़ो। ये वो चीज है जो शुद्ध रूप से एग्जाम में आते हैं, समझो इस बात को यार, देसी घी है ये। हम बात करते हैं आपका छप्पन का मैदान। ये भी एक भौगोलिक नाम है, ये भी इस किताब में उल्लेख मिलता है, छप्पन का मैदान। ये भी माही नदी के आसपास, जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है वहां का नाम है,
और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। प्रतापगढ़ कौन सा है सर? देखो प्रतापगढ़ तो ये है और ये है बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में जहां माई नदी चलती है वहां का जो 56 गांवों का जो समूह है, ठीक है, इसमें एक तो आता है प्रतापगढ़ और एक आता है आपका बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और आपका जो बांसवाड़ा का बीच का 56 गांवों का, 56 नालों का समूह, अलग अलग नाम मिलते हैं, 56 गांव, 56 नाले, ठीक है, उनका जो क्षेत्र है ये आपके क्या कहलाता है? ये आपके कहलाता है 56 का मैदान। ये इस किताब के पहले पैराग्राफ के पहले पेज की अंतिम लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है गुरुजी, ये तो सारी चीजें हम याद कर ली हैं। आगे बढ़े क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न हैं। बुक तो मार्केट में मिल जाती है, आप तो ये किताब ले आओ सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो सारे सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, क्या टेंशन है। आगे बढ़े भाई, चलो अगर बस 5 मिनट और आगे चलते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर ऊपरमाल का एक शब्द आता है, वो भी भौगोलिक क्षेत्र है। ऊपरमाल, मुझे पता है दुनिया भर के शब्द हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन इस किताब में ऊपरमाल लिखा हुआ है। एक दो चीजें और है। ऊपरमाल की बात करें तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जो बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। तो हम ये कहेंगे कि आपका भैंसरोडगढ़ बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र लिखिएगा। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंस से चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ऊपरमाल कहेंगे। ठीक है गुरुजी, यह भी एक भौगोलिक नाम है जो इस किताब में दिया हुआ है। और उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है, वो नाम भी दिया हुआ है। उदयपुर कहां है सर? ये रहा उदयपुर। तो एक हमें उल्लेख मिलता है यहां पर गिरवा का भी। और गिरवा प्रदेश कहां पर है सर? ये उदयपुर के अंदर है। अच्छा, उदयपुर में जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है, पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर शहर, जो चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र। तस्तरी समझते हो? डिस्कस, तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र, जिसने चारों तरफ से हम बात करें उदयपुर को घेर रखा है, वो आपका गिरवा प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गिरवा। अब एक उल्लेख मिलता है कि जैसलमेर के लिए मांड प्रदेश का नाम मिलता है। यह भी एक भौगोलिक नाम है। यह भी आपके इस सेकंड पेज के तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। मांड प्रदेश कहा गया है जैसलमेर को। इसको मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, इसको वल प्रदेश भी कहा जाता था। यह भी आपको याद रखना है। अब वागड़, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपके वागड़ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वागड़। ये वागड़ का इलाका है। मुझे पता है बांगड़ क्षेत्र इसको कहेंगे, ऊपर वाला जो शेखावाटी वगैरह का जो क्षेत्र है, और इधर जो हनुमानगढ़ वगैरह जो उत्तरी राजस्थान मिल जाता है, बांगड़ कहेंगे। ठीक है, बुक की लाइन टू लाइन पढ़ा दूं? अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा रुको तो सही। और शेखावाटी का ये जो क्षेत्र है, सिक, झुंझुनू और चूरू का ये इलाका है, इसे शेखावाटी कहा गया। तो ये हमारा पहला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इतिहास का काल विभाजन मैं कल की क्लास में कराऊंगा। पान सड़ैर घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है? क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। तो पान सड़ैर विद्या अड़े, पान सड़ैर घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए। क्या पढ़ा आज की क्लास में मेरे प्यारे शिष्य? हमने पढ़ा राजस्थान का अस्तित्व कब आया है? 30 मार्च 1949 चौथे चरण के अंदर। फिर हमने देखा राजस्थान का नामकरण, तो 1800, 1805 और 1829 आपको याद हो गया। और राजपूताना नाम कैसे पड़ा वो पढ़ा। और राजस्थान में निवास करने वाली जातियों के आधार पर राजस्थान का नामकरण, वो हमने मरु प्रदेश, हमने ये जितने भी सूरसेन, मत्स्य, धनव, जांगल प्रदेश, ये सब क्या है सर? ये जातियों के ऊपर आधारित नाम है, याद करना।
फिर एक आता है भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर आधारित नाम, इसमें आपका छप्पन का मैदान हो गया, एक आपका कांठल प्रदेश हो गया, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हम बात करें छप्पन का मैदान हो गया, ये भौगोलिक प्रदेश है। और उसके बाद शेखावाटी हो गया, मांड हो गया, ऊपरमाल वागड़, ये भैंसरोड, ये जो है हम बात करें ऊपरमाल की बात करते हैं, है ना, ये सब क्या है सर, ये सब आपके भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर आधारित नाम है। सिवी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ठीक है, वो आगे जनपद में कराऊंगा, अभी रुको, होशियारी नहीं चलेगी, ये सब आरबीएससी की किताबों से पढ़ो भाई, होशियारी नहीं करनी। अब चलो फटाफट नोट्स को 2 मिनट में पढ़ा देता हूं, पढ़ा दूं? नोट्स पढ़ने के बाद में 2 मिनट के अंदर सारे नोट्स। देखो 1949 से पहले राजस्थान नाम नहीं था, और जैसे ही एकीकरण होता है नामकरण ये हो जाता है। 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग किया था, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं बता देता हूं, मौखिक प्रयोग था। फिर 1829 ईस्वी के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम का ग्रंथ है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसके लिए जो है वो शब्द प्रयोग किया। कौन सा शब्द? रायथान, ये ध्यान रखना, रट लेना, रायथान या राजस्थान। अब नोट्स को फटाफट पढ़ेंगे, लाइन से प्रश्न आते हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे, ये मैंने सब पढ़ा रखा है। 30 मार्च 1949 को कैसी सहमति से? सर्वसहमति से नाम पड़ा। अब प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में राजस्थान के अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है जी, बताइए आप हमें कुछ। यहां निवास करने वाली जातियों के नाम पर कुछ नामकरण किए गए हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में उल्लेख में ऋग्वेद में उल्लेख किसका मिलता है सर? मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। बताओ जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे उससे बाहर कोई यहां लिखा हुआ है क्या? नहीं है ना, तो फटाफट बस करवा देता हूं मैं। ठीक बात, समझ में आ रही है ना सारी चीजें? लाइन टू लाइन उठता है प्रश्न, होशियारी काम नहीं आती, ठीक है। चलो कोई डाउट है तो 5 मिनट बाद में कमेंट में टाइप करके रखो और मुझे धनाधन पूछना, 1 मिनट कमेंट लूंगा सबके, आज पहली क्लास है इसलिए। मरु और धानव की बात करें तो ये जोधपुर संभाग के लिए, जोधपुर संभाग के जो मरुस्थल है ना, जोधपुर संभाग का जो रेगिस्तान है उसके लिए आपका कौन सा है? मरु प्रदेश, धौरहरा देश, धानव देश। जोधपुर को पहले क्या कहा गया? जोधपुर को पहले मरु कहा गया, फिर मरुवाड़ कहा गया, फिर आज मारवाड़ कहते हैं इसको। और जांगल शब्द का प्रयोग आपके शमी, कैर और पीलू के जो पेड़ होते हैं उसके लिए किया गया। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है उसको हम जांगल देश कहते हैं। मत्स्य देश जिसका नाम महाभारत में आया है, ये जयपुर, अलवर और भरतपुर के लिए है। मैंने वर्तमान जिले भी ऐड कर दिया, ओके। राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर का मथुरा के सटा हुआ क्षेत्र धौलपुर और करौली का क्षेत्र है, उसे शूरसेन कहा गया। प्राचीन राज्य था, महाभारत में उल्लेख मिलता है, महाभारत वाले मैंने करवा दिए। भौगोलिक विशेषताओं के आधारित अन्य नाम जो थे वो भी मैंने करवा दिए। कौन से थे? एक तो कांठल प्रदेश है, माई नदी का जो क्षेत्र, जो प्रतापगढ़ का भूभाग है, प्रतापगढ़ की जो जमीन है जो माई के किनारे पर स्थित है। फिर 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान क्या कहलाता है? 56 का मैदान है। अभी तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो, अभी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है तुम लोगों के लिए। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण, अब ये देखो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का क्षेत्र वो क्या है? ऊपरमाल का पठार है। क्या है? भौगोलिक विशेषता पठार है, उसे ऊपरमाल का पठार कहते हैं। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की ज्यादा अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का हमें एक पुराना नाम मांड मिलता है, ये प्रश्न आ चुके हैं, हर एक लाइन से प्रश्न आया हुआ है। वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा डूंगरपुर का। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र है, ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है, सिंपल सा है। और शेखावाटी प्रदेश। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। कोर्स वाली कैटेगरी में जाके एलडीसी वाला बैच जहाँ सारा पेपर 1 पेपर 2 सब है। सीईटी वीडियो कॉम्बो बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे क्लासेज की स्पीड पकड़ रहा हूँ, होली के बाद ज़्यादा स्पीड आएगी। जो जून के आसपास आपका सीईटी हो सकता है। और जो ग्राम विकास अधिकारी है वो साल के एंड में। नया लैब असिस्टेंट का जो आपका बैच है बढ़िया पढ़ो। और ये आपके रीट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं जहाँ लेवल 1 है, और लेवल 2 में आपकी एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश जो मेंस में आप सब्जेक्ट रखना चाहते हो वो पढ़ लो, उसके साथ फ्री भी मिल जाएगा। और लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी
और सेकंड ग्रेड वगैरह वगैरह। अब आपके कोई डाउट है तो बता दो, फटाफट पूछो, फिर मैं क्लास को एंड कर रहा हूं। 1 घंटे की ये क्लास थी, मैंने सोचा आज तो सभ्यताएं सब पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि विद्यार्थी वर्ग को धीरे धीरे पढ़ाना है, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ये माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आय जन फल हो। ये जो 150 पेज की किताब है ना, 15 प्रश्न आपका, जैसे मान लो कोई पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे, इतिहास कला संस्कृति के, और 10 क्वेश्चंस है वो मूल किताब से आएंगे, याद कर लेना, और 10 तुम जो पढ़ते हो ट्रेडिशनल उसमें से। तो बाकी वाले प्रश्न सर 130 प्रश्न के लिए क्या करें, जिसमें इंडिया जीके भी है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस भी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर अपना बैच चल ही रहा है, वो आप पढ़ो। हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी मेरी जिम्मेदारी। तो मेरे भाई बहन क्या सोचते हैं, पब्लिक की क्या डिमांड है? अगली क्लास आएगी इतिहास का काल विभाजन, वो भी आधे पौन घंटे की क्लास होगी, और वो बहुत जल्द आएगी, है ना। और फिर आएगा जनपद, और फिर आएगा सभ्यताएं। तो आज के लिए इतना ही, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं बैच के अंदर। मुझे बहुत सारी क्लासेस लेनी है ना, 12 बज चुके हैं। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।